नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अटलांटिक महासागर में चीन और रूस की गतिविधियों से नाराज हुआ अमेरिका और अब तैयार कर रहा है युद्ध की रणनीति। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जापान के साथ 16,000 करोड़ की मेगा डील के बाद अब अंडमान की बदलेगी किस्मत और बढ़ेगी चीन की मुश्किलें। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिर बेकाबू होते कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग, केंद्र ने 12 राज्यों को दिए हैं ये निर्देश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अटलांटिक महासागर में चीन और रूस की गतिविधियों से नाराज अमेरिका तैयार कर रहा युद्ध रणनीति। जी हां दोस्तों, अमेरिका की सेना चीन और रूस के कारण लगातार बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर एक समग्र युद्ध रणनीति तैयार करने की योजना बना रही है। CNN ने शनिवार को अपनी एक रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि अटलांटिक महासागर में चीन और रूस की उग्र गतिविधियों से निपटने के लिए नई युद्ध रणनीति बनाई जाएगी, जिसके तहत अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार किया जाएगा। अमेरिका की इस नई युद्ध रणनीति के तहत साइबर हमलों, बाल्टिक और आर्कटिक सागर में रूस की बढ़ती हुई मौजूदगी के अलावा दक्षिण चीन सागर में चीन की लगातार मजबूत होती स्थिति से निपटने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अमेरिका की इस युद्ध रणनीति की अध्यक्षता अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन की निगरानी में सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिले करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जापान के साथ 16,000 करोड़ की मेगा डील के बाद अंडमान की बदलेगी किस्मत, बढ़ेगी चीन की मुश्किलें। जानिए कैसे। जी हां दोस्तों, भारत और जापान के रिश्ते जो पिछले कई दशकों से मजबूत हैं, उन्हें और आगे ले जाने के मकसद दोनों देशों के बीच एक मेगा डील हुई है। इस डील के बाद जापान और भारत के बीच अरबों रुपयों का लेन देन होगा। साथ ही दोनों देश एक शांत और मजबूत हिंद प्रशांत क्षेत्र को तैयार करने पर काम करेंगे। जापान ने इस मदद में उस अंडमान को भी बड़ी आर्थिक मदद दी है, जिसके बाद चीन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानिए क्या है अंडमान निकोबार द्वीप का वो खास प्रोजेक्ट जिसमें जापान मदद कर रहा है। अंडमान निकोबार का प्रोजेक्ट रणनीतिक भारत और जापान के बीच शुक्रवार को $2.11 बिलियन के समझौते और ग्रांट पर साइन हुए हैं। ये रकम भारतीय रुपयों में 16,000 करोड़ है। इस रकम से जापान भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मदद करेगा, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप में शामिल अहम रणनीतिक प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। साथ ही जापान दिल्ली मेट्रो के लिए 119.9 बिलियन येन का लोन भी देगा। ये लोन दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के लिए दिया जाएगा। अंडमान निकोबार को जो रकम मिली है वो देश के बाकी हिस्सों को दी गई रकम की तुलना में बहुत कम है, मगर इसे जापान और भारत के बीच हुए उस वादे के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्थिर और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र प्राथमिकता। जापान के दूतावास की तरफ से इस समझौते पर आधिकारिक पुष्टि की गई है। दूतावास की तरफ से जारी रिलीज में कहा गया है, यह सबसे पहला आधिकारिक डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोजेक्ट है। आपातकालीन मानवीय सहायता से अलग रणनीतिक तौर पर अहम अंडमान निकोबार के द्वीप के लिए है। इसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से अंडमान निकोबार हमारे उन साझा हितों में एक अहम रोल अदा करता है, तो एक मुक्त, खुले और विशेष हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए है। दूतावास के अधिकारी की तरफ से बताया गया है कि इन द्वीपों पर दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग यह बताता है कि दोनों ही एक समृद्ध और शांतिपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं। अंडमान को मिली सबसे ज्यादा मदद जापान की तरफ से। दुनिया में इस तरह के बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए 500 मिलियन येन की मदद दी जाती है। ऐसे में अंडमान को मिली मदद बाकी देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है। इस फंडिंग से दक्षिणी अंडमान, जिसमें पोर्ट ब्लेयर भी शामिल है, के लिए 15 मेगावाट की बैटरीज और पावर सिस्टम स्टेबलाइजर्स खरीदे जाएंगे। इसकी मदद से एक सोलर सिस्टम के जरिए पूरे हिस्से में बिजली की सप्लाई बिना रुके हो सकेगी। इस प्रोजेक्ट के बाद अंडमान में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। साथ ही अंडमान निकोबार में सौर रिन्यूएबल एनर्जी को हासिल करने का जो लक्ष्य रखा गया है उसे भी हासिल किया जा सकेगा। साथ ही जापान का ग्रीन ग्रोथ एनर्जी टारगेट भी हासिल हो सकेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर बेकाबू होते कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग, केंद्र ने इन 12 राज्यों को दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके मद्देनजर केंद्र ने शनिवार को कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हाई लेवल की बैठक की। इस मीटिंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 46 हाई रिस्क वाले जिलों में कड़े नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब और बिहार की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सभी राज्यों को बताया कि मई 2020 के बाद से
साप्ताहिक कोविड-19 मामलों सबसे तेजी वृद्धि देखी है, जो 7.7% और 5.1% है। वहीं सबसे ज्यादा फोकस उन 46 जिलों पर करना है जहां से इस महीने 69% मौतों के आंकड़े सामने आए हैं। महाराष्ट्र के 36 जिलों में से 25 सबसे अधिक प्रभावित हैं, जिनमें पिछले एक सप्ताह के दौरान देश के कुल 59.8% मामले दर्ज हुए हैं। वहीं बैठक में प्रभावी तरीके से कोरोना टेस्टिंग में इजाफा, आइसोलेशन और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर पूरी तरह से फोकस करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों की दोबारा वृद्धि करने, आम लोगों में कोरोना गाइडलाइन की पालना और वैक्सीनेशन के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की सलाह दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम किसान, होली बाद 11 करोड़ 74 लाख किसानों को मिलने वाली है खुशखबरी, आने वाली है 2000 की अगली किस्त। जी हां दोस्तों, होली के तुरंत बाद 11 करोड़ 74 लाख किसानों को खुशखबरी मिलने वाली है। पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के खातों में अप्रैल में किसी भी वक्त 2000 रुपए की रकम गिर सकती है। हालांकि बहुत से ऐसे रजिस्टर्ड किसान हैं जिनको अब तक कोई किस्त नहीं मिली। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी किस्त रोक दी गई है। आपका अगली किस्त मिलेगी या नहीं, इसके लिए बेनिफिशियरी लिस्ट चेक करें और साथ में अपना स्टेटस चेक करना ना भूलें। अगले कुछ दिनों में अगर आपके स्टेटस में RFT साइन बाय स्टेट लिखा मिलता है तो समझिए आपके खाते में अप्रैल वाली किस्त आ रही है। क्या है RFT साइन बाय स्टेट का मतलब? जब आप पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर अपना पेमेंट स्टेटस चेक करते हैं, तब कई बार आपको RFT साइन बाय स्टेट फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ या सेवंथ इंस्टॉलमेंट लिखा दिखता होगा। यहाँ RFT की फुल फॉर्म रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डेटा की जांच कर ली गई है, जो कि सही पाया गया है। इसके बाद राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करती है कि लाभार्थी के खाते में पैसे भेजे जाएं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को मोदी सरकार ने 24 फरवरी 2019 को शुरू किया था और यह 1 दिसंबर 2018 से ही प्रभावित हो गया था। इस स्कीम के तहत सरकार छोटे किसानों को हर साल 6000 रुपए 3 किस्तों में देती है। हर वित्त वर्ष में पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। किस्त किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है, यानी अब 8वीं किस्त या यूं कहें कि अप्रैल जुलाई की किस्त होली के बाद कभी भी आ सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र बातचीत के लिए तैयार, किसान संगठन चाहे तो फार्मर प्रोटेस्ट खत्म हो सकता है, नरेंद्र सिंह तोमर। जी हां दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन के मुद्दों को सुलझाने के लिए केंद्र और किसान संगठनों के बीच 11 बार बैठकों का दौर चला। इन बैठकों में लगभग 45 घंटे की बातचीत हुई। तमाम मुद्दों पर सहमति न बन पाने के कारण किसानों और केंद्र के बीच चले आ रहे गतिरोध को खत्म करने के सभी प्रयास असफल रहे। अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से बातचीत के संकेत दिए हैं। केंद्र सरकार सुलझाना चाहती है मुद्दा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों और सरकार के बीच चले आ रहे गतिरोध को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। किसान संगठनों से इस मुद्दे को सुलझाने का फैसला करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, सरकार इस मसले को सुलझाने के लिए रास्ता निकालेगी। केंद्र बातचीत के लिए तैयार है और इस मुद्दे को सुलझाना चाहता है। 4 महीनों से प्रदर्शन जारी। बता दें, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों के हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले 4 महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार से 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किसान विरोधी बता रहे हैं तो MSP और APMC पर लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं। इस मसले पर केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में LOC पर बहाल हो शांति, भारत और पाकिस्तान के कमांडरों ने की अहम बैठक। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर शांति बहाल हो, इसके लिए भारत और पाकिस्तान के ब्रिगेड कमांडरों ने रावलकोट पुंछ क्रॉसिंग पॉइंट पर अहम बैठक की है। यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब पिछले महीने ही भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच सीज फायर को लेकर एक सहमति बनी थी। बताया जा रहा है कि ब्रिगेड कमांडरों की इस बैठक में DGMO के बीच हुई बातचीत को लागू करने को लेकर बातचीत हुई। DGMO के बीच हुई बातचीत में 24 और 25 फरवरी की रात से LOC और अन्य सेक्टरों में सीज फायर को सख्ती से लागू करने को लेकर सहमति बनी थी। भारत एवं पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच बैठक में संघर्ष विराम को लेकर फैसला किया गया, जो लागू हो गया है। दोनों देशों के DGMO ने हॉटलाइन संपर्क तंत्र को लेकर चर्चा की और नियंत्रण रेखा एवं सभी अन्य क्षेत्रों में हालात की सौहार्दपूर्ण एवं खुले माहौल में समीक्षा की थी। संयुक्त बयान में कहा गया था, सीमाओं पर दोनों देशों के लिए लाभकारी एवं स्थायी शांति स्थापित करने के लिए DGMO ने उन अहम चिंताओं को दूर करने पर सहमति जताई जिनसे शांति बाधित हो सकती है और हिंसा हो सकती है। इसमें कहा गया, दोनों पक्षों ने 24-25 फरवरी की मध्यरात्रि से नियंत्रण रेखा एवं सभी अन्य क्षेत्रों में संघर्ष विराम समझौतों और आपसी सहमतियों की सख्ती से पालन करने पर सहमति जताई। बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने दोहराया कि मौजूदा हॉटलाइन संपर्क और सीमा पर फ्लैग मीटिंग का इस्तेमाल किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित स्थिति या गलतफहमी को दूर करने के लिए किया जाएगा। दोनों देशों की सेनाओं के बीच में यह सैन्य संपर्क का यह तंत्र 1987 से मौजूद है।
है। दोनों देशों के बीच वर्ष 2003 से ही संघर्ष विराम समझौता लागू है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कई बार भीषण गोलाबारी हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को होली पर 10,000 करोड़ की चोट, व्यापारियों ने नहीं मंगाया एक भी सामान। जी हाँ दोस्तों, चीन की हरकतों से किस तरह भारत का आम आदमी नाराज है, इसकी बानगी हर बार त्योहारों पर देखने को मिलती है, जब बाजार में चीन के सामानों के खिलाफ लहर चलती है। लेकिन इस बार की होली पर यह बहिष्कार अपने चरम पर देखा जा रहा है। कोरोना संकट के चलते इस बार होली पर व्यापारियों की हालत पस्त है, लेकिन बावजूद इसके बाजार में चीनी माल काफी कम दिख रहा है। देश के सबसे बड़े बाजारों में शुमार दिल्ली के सदर बाजार में इस बार रंगों की दुकानें संख्या में काफी कम है। दुकानों पर ग्राहकों की संख्या भी सीमित है। बाजार में चाइना की पिचकारी और रंग सिरे से गायब है। कुछ दुकानदार पिछले साल के बचे हुए चाइनीज सामानों को जरूर बेच रहे हैं। सदर बाजार में होली का सामान बेच रहे एक दुकानदार पवन ने एबीपी न्यूज से कहा कि 20% काम बचा है इस बार कोरोना के कारण, लेकिन हम लोगों से यही चाहते हैं कि घर से बहुत एहतियात के साथ निकलें। चीन के माल को हमने मना कर दिया, नुकसान होता है लेकिन पब्लिक को आदत पड़ जाएगी। अब तो इंडिया का ही माल बेचेंगे, इससे अपना इंडिया तरक्की करेगा। बहरहाल काम नहीं है। सदर बाजार के ही पान मंडी इलाके के दुकान रविंदर सिंह ने कहा 40 से 50% सेल घट गई है। पब्लिक इस बार बाजार में नहीं आ रही। हर साल चाइना से 10,000 करोड़ का होली से संबंधित सामान आता था। इसमें रंग, अबीर, गुलाल, प्लास्टिक की पिचकारी आदि होते थे, लेकिन इस बार होली पर व्यापारियों के राष्ट्रीय संघ ने चीन के सामानों का पूर्ण बहिष्कार कर दिया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने एबीपी न्यूज को बताया, हमने चाइना के खिलाफ अभियान चला रखा है, जिसके कारण इस बार होली से संबंधित एक भी सामान चाइना से इम्पोर्ट नहीं हुआ है। 10 जून 2020 से अब तक बहिष्कार के कारण 80,000 करोड़ की चपत चीन को लग चुकी है। हालांकि कोरोना के कारण इस बार होली की रौनक बाजार में ना के बराबर है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के अनुसार देश में इस बार होली पर कोरोना संकट के कारण करीब 25,000 करोड़ रुपए का व्यापारिक नुकसान हुआ है। सिर्फ दिल्ली के अंदर करीब 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। व्यापारियों का नुकसान दो तरह से हो रहा है, एक तो होली के सामानों की कम बिक्री और दूसरे प्रतिबंध के चलते सार्वजनिक कार्यक्रमों का ना होना। देश भर में कोरोना संकट के कारण करीब 40,000 सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। दिल्ली में करीब 3,000 से अधिक होली के सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। इसके चलते कैटरिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम के ग्रुप आदि से संबंधित रोजगार भी ठप पड़ गए हैं। ये व्यापारियों पर एक तरह से डबल मार की तरह है। बाजारों में पहले जैसी रौनक नजर नहीं आ रही है, ग्राहक काफी कम है और दुकानें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में पहले चरण में पड़े बम्पर वोट, टीएमसी या बीजेपी, किसे होगा बड़ा फायदा? जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोट पड़े। पहले चरण में 73 लाख से ज्यादा वोटर्स को 191 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करना था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में शाम 6 बजे तक 79.79% वोटरों ने पोलिंग बूथ जाकर वोट डाले। ओपिनियन पोल्स में बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर बताई गई है। ऐसे में सबकी उत्सुकता यह जानने में है कितनी भारी तादाद में वोटरों के पोलिंग बूथ पर जुटने के पीछे क्या संदेश क्या है। इतनी भारी तादाद में वोटिंग से फायदा किसका होने वाला है? क्या ममता वापसी करेंगी या बीजेपी राज्य में ऐतिहासिक उलटफेर करने में कामयाब रहेगी? दरअसल आमतौर पर ज्यादा वोटिंग परसेंटेज को सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जनमत के तौर पर देखा जाता है। कई बार यह थियरी सही भी साबित हुई है। हालांकि बंगाल में मामले में यह थ्योरी फिट नहीं बैठती और कई बार गलत साबित हुई है। बंगाल का तो आमतौर पर भारी संख्या में वोटिंग करने का रिकॉर्ड रहा है, फिर चाहे वह लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। बात विधानसभा चुनावों की करें तो साल 1996 में बंगाल में 82.91% वोटिंग हुई थी, मगर नतीजा सत्ताधारी सीपीएम के पक्ष में ही रहा। 2006 के विधानसभा चुनावों से पहले ममता ने बंगाल में अपने पैर जमाने की काफी कोशिश की, मगर वह सीपीएम की जड़ें नहीं हिला सकी। उस साल विधानसभा चुनावों में 81.92% वोटिंग हुई और फायदा सीपीएम को ही हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र, उद्धव सरकार में कल है। कांग्रेस बोली, शरद पवार के प्रवक्ता बन गए हैं संजय राउत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार में शामिल कांग्रेस ने शिवसेना और शरद पवार पर ही हमला बोल दिया है। इससे कांग्रेस और शिवसेना के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। दरअसल शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि शिवसेना सांसद संजय राउत एनसीपी चीफ शरद पवार के प्रवक्ता बन गए हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बीते दिनों संजय राउत ने कहा था कि शरद पवार को यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए का अध्यक्ष बना देना चाहिए। फिलहाल यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी है। पटोले बोले, राउत को कोई अधिकार नहीं, शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार का हिस्सा कांग्रेस में ही है। शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्यसभा सांसद और शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत पर हमला करते हुए कहा, संजय राउत शरद पवार के प्रवक्ता बन गए हैं। शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए उन्हें इस तरह का बयान देने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने आगे कहा कि वो इस मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करें। उन्होंने कहा कि हम अपनी लीडरशिप को लेकर ऐसे किसी भी बयान को स्वीकार नहीं करेंगे।
क्या कहा था संजय राउत ने? इस हफ्ते दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था, अगर आप देश में विपक्ष को मजबूत करना चाहते हैं तो शरद पवार जैसे नेता को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। उनकी लीडरशिप सभी को स्वीकार्य है। उन्होंने ये भी कहा था कि देश में कई ऐसी पार्टियां हैं जो ना ही एनडीए का हिस्सा है और ना ही यूपीए का। ऐसी पार्टियों को यूपीए में शामिल किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस और शिवसेना के बीच इस जुबानी जंग को कैट फाइट बताया है। उन्होंने कहा, टीम का 16वां खिलाड़ी मांग कर रहा है कि किसे कैप्टन होना चाहिए। जो टीम से बाहर होता है उसकी ऐसी किसी मांग की कोई वैल्यू नहीं होती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम विभाग की चेतावनी, बढ़ेगी हवा की रफ्तार, इन इलाकों में कहर ढाएगी मूसलाधार बारिश। जी हां दोस्तों, मार्च का महीना है जो मौसम बदलाव के लिहाज से काफी मायने रखता है। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का दौर चल रहा, जिससे मैदानी इलाकों का तापमान नीचे लुढ़कता जा रहा है। पश्चिम विक्षोभ के चलते पहाड़ों पर फिर से बारिश होने की संभावना बन रही है। दक्षिण पूर्वी हवा के चलते संभावना बहुत कम है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में भी 29 मार्च से बारिश के आसार बन रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के चलते ओडिशा और आंध्र प्रदेश में गरज के साथ बिजली और बारिश की संभावना बन रही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में गरज और बिजली चमकने की संभावना तो है ही, साथ ही तेज हवाओं की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज बिजली के साथ मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। जानिए मुंबई में मौसम का हाल। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई के तापमान में परिवर्तन दर्ज किया गया है। मुंबई के सांता क्रूज वेधशाला में 38.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अधिकतम रहा। मुंबई के लिए न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब है, लेकिन अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने दर्ज की जा रही है। 29 मार्च 2021 को होली पर 38 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है। कल ओडिशा में गरज के साथ बिजली चमकने के आसार बने हुए हैं, जहां आज पश्चिम बंगाल में हीट वेव चलने की बात कही जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर, अनंतनाग में सभी सरकारी भवनों पर फहराया जाएगा तिरंगा, जिला प्रशासन का आदेश। जी हां दोस्तों, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर पीयूष सिंगला ने सभी जानकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए सर्कुलर जारी किया है। जारी बयान में कहा गया है कि सरकार के निर्देशों के अनुपालन के लिए उपायुक्त अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने जिले भर के सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में सभी जिला, क्षेत्रीय, तहसील और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्देशों का पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि 15 दिनों की अवधि में सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। जिला प्रमुखों को इस संबंध में दैनिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर में केवल भारत का तिरंगा झंडा फहराया जाता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान की आर्टिकल 144 के तहत लाल रंग का एक अलग झंडा स्वीकार किया गया था। 7 जुलाई 1952 को जम्मू कश्मीर की संविधान निर्माता सभा ने 11 जुलाई 1939 को झंडे को राज्य के आधिकारिक झंडे के रूप में स्वीकार किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जयशंकर ने कहा, चीन भारत के लिए चुनौतीपूर्ण पड़ोसी, पाक के साथ चाहते हैं पड़ोसी वाले सामान्य संबंध। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत के लिए चीन एक चुनौतीपूर्ण पड़ोसी है और वह उसके विकास की गाथा को सीख के तौर पर देखते हैं। विदेश मंत्री ने यह बात एक आर्थिक कार्यक्रम में कही है। जयशंकर ने कहा, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन के महानिदेशकों के बीच संघर्ष विराम को उल्लंघन न करने का समझौता भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह समझौता नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी रोकने के लिए हुआ है। विदेश मंत्री ने कहा, हम पाकिस्तान के साथ पड़ोसी वाले सामान्य संबंध चाहते हैं। हर कोई इसका मतलब जानता है। अगर हम उस दिशा में बढ़ते हैं तो वह स्वागत योग्य होगा। तालिबान के साथ वार्ता में भारत की भूमिका पर जयशंकर ने कहा, हम अफगानिस्तान में संप्रभु लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं। यह वहां रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के हित में होगी। हम अफगानिस्तान में शांति और पुनर्वास के पक्षधर हैं। इसके लिए हमें तालिबान से अपेक्षा है। फिलहाल हम वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे। चीन के आर्थिक उत्थान पर पूछे गए सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा, चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे निकल रहा देश है। इसको लेकर कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसके लिए 40 साल में किए गए उसके कार्यों के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असेंबली इलेक्शन 2021, पीएम मोदी ने असम, बंगाल के लोगों से रिकॉर्ड वोटिंग की अपील की। अमित शाह बोले, निडर होकर डाले वोट। जी हां दोस्तों, असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को पहले चरण में मतदान जारी है। पहले चरण में आज असम की 47 सीटों और पश्चिम बंगाल में 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों के लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया, असम में पहले चरण का चुनाव शुरू हो गया है। जो वोट देने योग्य हैं वो रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। मैं खासकर अपने युवा दोस्तों से वोट डालने की अपील करता हूँ। एक और ट्वीट में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील करते हुए लिखा, आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव शुरू हुआ है। मैं उन सभी लोगों से रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने की अपील करता हूं जहां आज मतदान हो रहे हैं। पहले चरण के लिए
लिए दोनों राज्यों में वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। असम में पहले चरण में 23 महिलाओं सहित कुल 264 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में पहले चरण में कुल 191 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी असम के लोगों से अपील की है कि वे राज्य के विकास को बनाए रखने के लिए भारी संख्या में वोट डालें। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, आज असम में पहले चरण का मत। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।